Welcome to VM Global. Forex Learning Third Free Class by VM Global. काशिफ नदीम आगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई आप सुनाए? जी अल्लाह पाक का करम। अच्छा काशिफ भाई, जी आप ट्रेडिंग कब से गा रहे हैं? थोड़ा सा जो है ना, यहाँ कुछ न्यू दोस्त भी हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस सर शेयर करेंगे, आप इस मार्केट को कब से ज्वाइन किया सर है? मुझे और तकरीबन बिफोर 7 to 8 ईयर हो गए मैं काशिफ भाई के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक उनके साथ ही मैं कर रहा हूँ शुरू से। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में मुल्की हालात चल रहे हैं, तो यकीन करें अभी मेरा जो जितना भी फाइनेंशियल जो भी एक्सपेंस है ना, मेरे घर के हैं या मेरे अपने हैं, तो ये सारा मैं इधर से ही अफोर्ड कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही कर रहा हूँ। तो ये इनकी मेहरबानी है, मतलब कि इतने अरसे से मैं इनके साथ चल रहा हूँ और ये मुझे चला रहे हैं। और अभी तक उन्होंने मुझे नुकसान की तरफ कभी भी हो जाता है सम टाइम, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी करके दे देते हैं ये, और बहुत ही एक्सपर्ट हैं काशिफ भाई, तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो थैंक यू मैं काशिफ सबसे भाई। यही कहूंगा कि आप लोग ज्वाइन करें काशिफ भाई के साथ मिलकर, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, तो सबसे रियल बिजनेस यही है कि ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही। तो मैं आपने सबको क्या यही करना है, मशवरा जस्ट आपने दूंगा। दिल लगा के इसको जो है ना समझना है, ठीक है, ट्रेनिंग पूरी लेनी है और उसके बाद आप बिल्कुल। इसको खुद जो है ना काम कर सकते हैं। तो लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, बाकी फिर टीचर के साथ कम्युनिकेशन में रहें, तो कभी भी आप लोगों को मतलब नुकसान की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू काशिफ थैंक यू सर। जी। मिस आयशा आ गई हैं आप? आवाज आ रही है? अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा मिस आयशा, आप थोड़ा सा जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इधर काफ़ी दोस्त न्यू भी हैं और कुछ ओल्ड भी हैं, ठीक है, तो आप कब से फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपने सीखा है और ज्वाइन किया और इसमें वर्क कर रही हैं आप? मैं आपकी नॉलेज में है सब चीज़ें, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मुझे 1 साल हो गया है फॉरेक्स ट्रेडिंग को ज्वाइन किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की लर्निंग के बाद आज मेरी ये कंडीशन है कि मैं अपने जो एक्सपेंस है ना, उसके अलावा मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एक मुझे सेटअप मिल गया है। मैं सोचती हूँ कि जो मैंने पहले टाइम वेस्ट किया ना, अगर वो भी लगाती तो आज मैं एक अच्छे मुकाम पे होती। उसके अलावा मैं अभी भी लर्निंग कर रही हूँ, और मेरी फैमिली भी बहुत सैटिस्फाइड है इस कंपनी से कि सर ने अभी ये वीएम ग्लोबल का एक सेटअप बनाया ना, तो ये तो बहुत ही एक ना मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है। क्योंकि पहले लोगों के पास ना फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब मैंने जॉइन किया था तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो थी ना, इन नहीं थी इतनी, ना कोई सोर्सेज़ थे और बहुत कम लोग थे जो गाइड करते थे। लेकिन वीम ग्लोबल ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दिया ना कि जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल रही है, प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं और बहुत अच्छा ना एक सेटअप चल रहा है। जी थैंक यू। जी उस्मान भाई, आज की फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी टीम जो है ना लॉन्ग चलेगी हमारे साथ इंशाल्लाह। रोज नए चेहरे आ जाते हैं, इन्होंने हमारे साथ चल रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह ये रोज आ नए रहे हैं ना, चेहरे इंशाल्लाह ये हमारे साथ जो है ना चलने वाले हैं और ये जो रोज है ना नए दिन चेहरे आके बढ़ते जा रहे हैं। इनका माइंड होता है तो ये लोग ज्वाइन करते हैं, तो आगे से इनको मोटिवेट करना हमारा काम है। जब इनको कुछ अच्छा दिखेगा तो वो जाहिर सी बात है ये लोग यहाँ तक आए तो ये ज्वाइन भी करेंगे। हमारे जैसे भी बहुत सी जूम मीटिंग्स अटेंड करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इंशाल्लाह इनमें से भी
ये राइट डिसीजन करेंगे। और इनको मैं बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब के चैनल्स हैं ना, इन पे भी ये जाके गाइडलाइन ले सकते हैं अगर ये इंटरेस्टेड हैं। तो वहाँ पे डिटेल्स दी होती हैं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कंपनी के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप आए किस लिए हैं, आपको यहाँ पे आने का कोई बेनिफिट भी हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल। भाई साहब, ये मिस आयशा का इंट्रो क्या है? ये मिस आयशा जो है ना, ये बहावल नगर से हैं। तकरीबन जब से मैं दुबई आया हूँ उस वक्त से जो है ना मेरे साथ अटैच हैं, काम कर रहे हैं। इनको ये फॉरेक्स के वाले से जो है ना टोटल नॉलेज दिया है। आजकल ये अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रहे हैं। कितने का? इनके इस वक्त खुद ही बता दें, मैं नहीं बताऊंगा। जी मेरे 3 अकाउंट चल रहे हैं और तीनों 500 के हैं, 500 के हैं। और इस मंथ में आपने कितने डॉलर उससे विड्रॉ करवाए हैं? ऑलमोस्ट जितने डाले थे उतने कर लिए विड्रॉ मैंने। तो ट्रेड कौन कर रहा है? मैं खुद ही कर रही हूँ। खुद ही कर रही है, ठीक है। हमने जस्ट इसको बताना है और कुछ यानी कि जो भी है सिग्नल वगैरह वो कुछ शेयर कर देते हैं। बाकी वर्किंग जो है ये सीखने के बाद, पहले मैं करता रहा इनके अकाउंट मैनेज, अभी ये खुद कर रहे हैं। गुड। जी वही बात है कि मैं भी इन्हीं की तरह एक एज अ स्टूडेंट इनके साथ लिंक में आई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना मतलब अकाउंट्स भी खुद हैंडल कर रही हूँ। अपना एक प्रॉपर सेटअप लाहौर में किया है, ऑफिस बनाया हुआ है। हाँ, और मजे की बात ये मिस आयशा जो है ना कि ये ऑफिस जो है ना लाहौर में जो है ना तकरीबन करीब है कि आज इन्होंने जो है ना वहाँ वो सेटअप बना ली है। किस जगह पे? ओपनिंग किस दिन ओपनिंग कर रहे हैं इसकी? नेक्स्ट वीक सर, मंडे वाले दिन कर रहे हैं। मंडे वाले दिन, यानी कि अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है ना इन्होंने ऑफिस भी बनाया है इनके साथ, यानी कि कुछ और वहाँ भी पे प्रॉपर मार्केटिंग की जाएगी विम ग्लोबल की, और जो ऑनलाइन कोर्सेज हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए एक हेल्प सेंटर की तरह ना वहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मुझे बताइएगा, नेक्स्ट मंडे मैं लाहौर में ही हूँ। चलिए ठीक हो गया। आप जाएंगे तो मैं नंबर दे दूंगा तो आप उधर से जो है ना वो विजिट करना, ठीक है? भेजिएगा, मैं नेक्स्ट मंडे लाहौर में ही हूँ। चलें नाउ। हाँ ठीक है, आप स्टार्ट करें, बाकी इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के लिए डायरी और पेन अपने पास रखिएगा। अगर नहीं है तो 1 मिनट में काइंडली उसको मेंटेन कर लें। उस्मान भाई, ये अपना स्क्रीन शेयर करके जो है ना जो भी यानी कि वो करना होगा ना पेयर्स के हवाले से लाइव ही आप शो कर देना। वो स्क्रीन शेयरिंग ना वो 1-2 दिन तक करूंगा, जब तक इन लोगों को जब MT4 पे लेके जाऊंगा ना उस प्रोसेस से। नहीं तो वो शीट नहीं बनाई हुई जो यानी कि पेयर्स के हवाले से, वो अगर लाइव शो करवा दे वो मैं करवा देता हूं, लेकिन अभी इनको मैं थोड़ा सा नोट डाउन के फेज से गुजारना चाह रहा हूं। हां ठीक है, मैं उस पे ले जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ ये लोग हरकत भी तो करें ना, हरकत में बरकत होती है। ओके हो गया। हां, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। हां जी, आज हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हमारा जो बैंकिंग चैनल है वो हमारा कितना इन्वॉल्व होता है हमारी इस ट्रेडिंग के अंदर। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया था कि हम XYZ किसी भी ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो हमारा फंड कितना सिक्योर है, हमारा ब्रोकर कितना सिक्योर है, और जो हम ब्रोकर से विड्रॉ मंगाएंगे वो कितना है, और ब्रोकर किस तरह से हमारे फंड को एलोकेट करता है, वो हम एक कंप्लीट लेसन में हमने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज हमारे पास सबसे पहले जो बैंक से इन्वॉल्व होंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा सेंट्रल बैंक। वीडियो ऑन करना, हाँ मैं करता हूँ वीडियो ऑन थोड़ी देर तक ना, मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारा आएगा सेंट्रल बैंक, ECB एंड द फेड। ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और फेड जिसे हम लोग बोलते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये हमारे पास 2 ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जो हमारी मनी को, जितनी भी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो रही होती है, डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको फिक्स कर रहे होते हैं। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी ECB एंड द फेड,
रेगुलेट मनी सप्लाई एंड कंट्रोल एफएक्स रिजर्व्स। जितने भी हमारे एफएक्स फॉरेक्स के रिजर्व्स होते हैं, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेड हमारी उस तमाम चीजों को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कमर्शियल बैंक, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास आएंगे कमर्शियल बैंक। कंडक्ट द बल्क ऑफ डेली वॉल्यूम। जितने भी हमारे डेली मार्केट में ट्रेडिंग हो रही होती है ना, को तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर या मार्केट मेकर। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है और मार्केट मेकर क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इसको इन डेप्थ लेके जाएं तो आप देखें कि जब आप फॉरेक्स में किसी चीज को बाय करते हैं और किसी चीज को सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने गोल्ड को बाय किया है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था जो एक्सचेंज होती है वो हमारे ऑर्डर्स को आपस में मैच करती है कि अगर मिस्टर एक्स ने गोल्ड को बाय किया, मिस्टर वाई ने गोल्ड को सेल किया एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो एक्सचेंज क्या करती है, ऑर्डर्स को मैच कर देती है। अब ऑर्डर्स को मैच करने के बाद वो ऑर्डर्स फॉरवर्ड कहाँ होते हैं, ये उस टाइम बेसिक क्वेश्चन था जो उस टाइम किसी ने अरेज नहीं किया कि ऑर्डर्स को तो मैचिंग हो गए, लेकिन वो ऑर्डर्स आगे फर्दर पहुंचेंगे कहाँ और उसकी आगे फर्दर मेंटेनेंस कैसे होगी, उसकी फर्दर आगे जो है ना किस तरह से वो रेगुलेट होंगे। तो एक्सचेंज कुछ ऐसे कमर्शियल बैंक्स दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं कि जो मुख्तलिफ पेयर्स को लिक्विडेट कर रहे होते हैं। सपोज अब मैं यहाँ पे मैंने गोल्ड, एक्स ने गोल्ड को बाय किया, वाई ने गोल्ड को सेल किया, तो अब दरमियान में ऐसे कमर्शियल बैंक होंगे 2 से 3 जो गोल्ड की ट्रेड्स को मैनेज कर रहे होंगे कि गोल्ड्स की दुनिया में जितनी भी गोल्ड्स की ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी, सपोज वो मैं पाकिस्तानी बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन वो जस्ट एग्जांपल है, उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सपोज कह लें कि यूबीएल है कि जितने भी गोल्ड की ट्रेड्स होंगी वो यूबीएल को रेफर होंगी, यूबीएल उसको फर्दर जो है हमारी गोल्ड की ट्रेड्स को लिक्विडेट करेगा। तो जितना भी मतलब उसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो बैंक्स मेंटेन कर रहा होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में सेलर नहीं मिलता, ऑर्डर मैच नहीं होता। अगर सपोज मैंने गोल्ड को बाय किया है और मार्केट में सेलर अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक है वो बजाते खुद बायर बन जाता है कि मार्केट में अगर ऑर्डर मैच नहीं हुआ तो बैंक ने बाय कर लिया, उस ट्रेड में जो भी नफा नुकसान होगा वो बैंक के पास जा रहा होता है। तो कुछ ऐसे कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व होते हैं जो स्पेसिफिक पेयर्स की लिक्विडिटी एक्सचेंज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सपोज यूरो यूएसडी का पेयर है, उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर दुनिया में वर्ल्ड वाइड जितनी भी यूरो यूएसडी की ट्रेड्स एग्जीक्यूट होगी वो अल्फलाह बैंक को चली जाएंगी, और इसी तरह से यूरो जेपीवाई, मतलब जो जो पेयर्स हैं स्पेसिफिक जिसकी जहां ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो स्पेसिफिक बैंक को रेफर होती जाएगी। और इस केस में बैंक्स को बेनिफिट क्या हो रहा होता है कि लास्ट टाइम हमने एक चीज डिस्कस की थी, स्प्रेड। अब कुछ चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, जो हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने क्लासेस में आगे जाते जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पिछले लेसन से इंटरकनेक्टेड होती जाएंगी। तो जिस लेवल पे जो चीज इंटरकनेक्टेड होगी तो मैं उसको माइनर जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसकी फर्दर डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो स्प्रेड के लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड स्प्रेड, कि बाइंग और सेलिंग के पेयर में जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड होता है। जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं वो बेटर जानते हैं, जो नहीं कर रहे उनको मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि आप मार्केट से कोई चीज बाय करते हो, अगर आपने कोई चीज 10 रुपए की बाय की है, जब आप उसको सेल करने जाओगे तो वो 9 रुपीज की सेल होगी या 9.25 की सेल होगी। तो इस बाइंग और सेलिंग में जो दरमियान में 10 पैसे 20 पैसे 10 रुपए 20 रुपए जो भी स्पेसिफिक डिफरेंस होता है उसे हम लोग स्प्रेड बोलते हैं।
तो ऐसे सेंट्रल बैंक ऐसे कमर्शियल बैंक जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सचेंज को, बेसिकली समझने की बात यह है कि एक सिस्टम कितना बड़ा है, तमाम चीजें सिस्टमैटिक हैं और इतना बड़ा सिस्टम है कि जिसका कोलैप्स होना मुमकिन नहीं है, कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हो सकता। इस सिस्टम में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। इस सिस्टम में कोई भी ब्रोकर किसी क्लाइंट का पैसा रख के उसके साथ जो है ना वो दो नंबरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा और प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तो जो डिफरेंस होगा बाइंग एंड सेलिंग का, वो कमर्शियल बैंक को जा रहा होता है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि डेली बेसिस में जिसकी टर्नओवर 19.4 मोर देन $20 ट्रिलियन पर डे जिसका टर्नओवर है, और उसमें हाली अगर हम गोल्ड की मिसाल ले लें तो वो कमर्शियल बैंक जो गोल्ड की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है वो कितना जा रहा होगा। यानी कि आप कह लें कि लाखों में वो जा रहा है कि खाली उनको स्प्रेड की मद में इतनी कॉस्ट जा रही है, प्लस उसके अगेंस्ट जो बैंक्स खुद फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। आगे आ जाएगा एग्जैक्ट डेफिनेशन बनेगी, कंडक्ट द बल्क ऑफ डेली वॉल्यूम एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट्स, कि जो हमारा डेली का वॉल्यूम का बल्क है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस हमारे पास आ जाएगा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नेमली इन्वेस्टमेंट फंड एंड मनी मैनेजर्स, जो हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केट में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं। तो जो ज्यादा जो बेसिक दो हैं वो आपके सेंट्रल बैंक हैं, ईसीबी एंड फेड, जो आपकी जो एफएक्स जो जितने भी हमारे मार्केट में एफएक्स के रिजर्व हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास कमर्शियल बैंक हैं, हाँ इसकी सेल बनती है। उसके अलावा हमारे पास कमर्शियल बैंक हैं, इनका मेन रोल है, कमर्शियल बैंक का वो मेन रोल है कि जो आपके मार्केट में जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग है उनको मेंटेन कर रहे हैं। बाकी हमारे पास आ जाएगा रिटेल मार्केट में हेज फंड, ऐसे इंस्टीट्यूशन बैंक्स हैं जो हमें हेज फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे पास ब्रोकर्स हैं, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। ब्रोकर्स बेसिकली क्या होता है कि एक्सचेंज बेसिकली डायरेक्ट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर रही होती, एक्सचेंज आपको डायरेक्टली जो है अकाउंट ओपन करने की इजाजत नहीं दे रही होती। आगे डिफरेंट उसने ब्रोकर्स को नेम कर दी है जहां पे जाके आप अकाउंट ओपन करते हो, लाइक एज के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी क्लाइंट का अकाउंट ओपन नहीं करता, उसने आपने डिफरेंट बैंक्स को ऑथोराइज कर दिया है कि आप जाके बैंक में अकाउंट ओपन कराएं, लेकिन बैक एंड पे इन्वॉल्व स्टेट बैंक ही होता है जो आपके फंड को रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये भी बैक एंड पे आपकी एक्सचेंज ही है जो फंड को रेगुलेट कर रही है, लेकिन उसने डिफरेंट ब्रोकर्स को नेमली कर दी है कि डिफरेंट ब्रोकर्स आपके अकाउंट ओपनिंग की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इन्वेस्टर्स को हर बंदा बेसिकली जानता है कि इन्वेस्टर वो है कि जो एक्सचेंज में पैसा डिपॉजिट करता है और उसके अगेंस्ट ट्रेड करता है। तो ये जानना जरूरी था कि बेसिकली होता क्या है हमारे पास, कि कौन सी दो ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे एफएक्स रिजर्व को कंट्रोल कर रहे हैं और दरमियान में हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो किस तरह से रेगुलेट हो रहे हैं और किस तरह से आगे जा रहे हैं। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद करनी है किसी भी साथ अगर आप डिस्कस करते हैं, तो इन दो चीजों का आपने याद रखना है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इन दो बैंक्स का बेसिक रोल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा करेंसीज। अब जिन जिन करेंसीज को हम लोग उठाएंगे, सबसे पहले आ जाएगी यूरो यूएसडी, सेकंड नंबर पे आ जाएगा जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी जिसे हम लोग ग्रेट ब्रिटिश पाउंड भी बोलते हैं, और थर्ड आ जाएगा हमारे पास जेपीवाई जैपनीज येन, और सीएचएफ स्विस फ्रांस। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि करेंसीज आर ऑलवेज कोटेड इन पेयर, कि करेंसी आपकी फॉरेक्स में कोई भी ट्रेड होगी तो वो पेयर की सूरत में ट्रेड होगी, इंडिविजुअली कोई भी करेंसी ट्रेड नहीं होती। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को फर्दर बताया था
कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि पाकिस्तानी 1 रुपया कितने रुपए के बराबर है, तो इसको कोई भी फर्दर आंसर नहीं कर सकता। इसके अगेंस्ट अगर क्वेश्चन हो कि पाकिस्तानी 1 डॉलर, पाकिस्तानी 1 रुपया कितने डॉलर के बराबर है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.0012 समथिंग, कोई भी आंसर जो आ जाएगा। 1 को आप तकसीम कर दें 280 पे, तो आपके पास 1 रुपए की एक्चुअल वर्थ निकल आएगी जो कि यूएस डॉलर के बराबर होगी। तो करेंसी हमेशा अदर करेंसी के अगेंस्ट जो है वो कंपेयर होती है, सेम करेंसी में ट्रेड नहीं होती। तो इन सम रिस्पेक्ट्स द एंड गोल इन द फॉरेक्स इन द सेम एज फॉरेक्स स्टॉक्स बाय लो। सिंपल मैकेनिज्म क्या है, सिंपल फिनोमिना क्या है कि मैंने फॉरेक्स में ट्रेड करनी है, तो मुझे सेकंड पर्सन क्या कहेगा कि लो पे बाय कर लो और हाई पे सेल कर लो। फॉरेक्स का बेसिकली सिंपल आप कहना सबसे आसान डेफिनेशन यही बनेगी कि कि मैंने जी यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, तो मुझे सामने वाला क्या कहेगा कैंडल देखते हुए कि ये कैंडल चार्ट है, मैंने इसमें ट्रेड करनी है, तो बताओ। तो उसने क्या कहना है कि जी जहां आपको डे लो मिले वहां आप उसको बाय कर लो और जहां डे हाई मिले वहां सेल कर लो। अब डे लो क्या होगा, डे हाई क्या होगा, इसी के दरमियान की सारी गेम है जिसको हम लोग यहाँ सारे बैठे डिस्कस कर रहे हैं। तो असल गेम ये है कि डे लो कैसे निकालेंगे और डे हाई कैसे निकालेंगे। इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमारी जो है वो सारी ट्रेनिंग सेशन और सबके जमा होने का यहाँ मकसद यही है कि डे लो क्या होगा, डे हाई क्या होगा। However, when investing in stocks, जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ी चीज स्टॉक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि फॉरेक्स में हम लोग स्टॉक्स को भी ट्रेड कर रहे हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट इस तरह से कि मैं सपोज एप्पल के शेयर को करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले मुझे एप्पल के शेयर ट्रेड करने के लिए मुझे धारणा होनी चाहिए कि एप्पल की वर्थ कितनी है। एप्पल की वर्थ के साथ उनकी डेली की जो है वो डेली की मार्केट में सप्लाई कितनी है, मार्केट में एप्पल की डिमांड कितनी है, और जो उनकी मार्केट में जो करंट शेयर है उनका मंथ एंड पे डिविडेंड कितना है, और जो उनके मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है उसके अगेंस्ट क्यूरीज क्या है। मतलब किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए मुझे उसकी बैक चैनल पे उस पूरी कंपनी की हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं स्टॉक इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, कि स्टॉक को आप लोग 100% जो है वो जज नहीं कर सकते, उसको फंडामेंटली तो हम लोग 100% नहीं जज कर सकते, लेकिन टेक्निकली हम उसको जो है वो लिटिल बिट जज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इन जनरल द प्राइस चेंज इन वन स्टॉक इज इंडिपेंडेंट टू दैट अनदर स्टॉक, कि लेकिन इसमें आप किसी प्राइस को जो है ना किसी अदर प्राइस से लिंक अप नहीं कर रहे होते हो कि आप अगर एप्पल के शेयर ऊपर जा रहे हैं तो फेसबुक के शेयर भी ऊपर जाएंगे, और अगर एप्पल के शेयर नीचे जा रहे हैं तो फेसबुक के शेयर भी नीचे जाएंगे। तो इंडिपेंडेंटली हम स्टॉक्स को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन द मीन वाइल हम लोग डॉलर में जब आप आते हैं, जब हम लोग करेंसीज पेयर में आते हैं, तो हम लोग एक करेंसी को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर डॉलर वीक हो रहा है तो उसके अगेंस्ट यूरो भी ऊपर जा रहा होगा, उसके अगेंस्ट जीबीपी ऊपर जा रहा होगा, उसके अगेंस्ट यूएसडी सीएचएफ का पेयर वो भी ऊपर जा रहा होगा। मतलब एक चीज पे गिरफ्त करके आप दूसरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर डॉलर वीक हो रहा है तो यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई ये दोनों पेयर की मूवमेंट अगर आप चेक करें, अगर दोनों बाय हैं तो दोनों बाय हो रहे होंगे, और अगर दोनों सेल हैं तो दोनों सेल हो रहे होंगे। तो करेंसी की पेयर को हम लोग एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा जो है वो टैली कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक में हम लोग ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। हर चीज की इंडिपेंडेंटली स्टडी होगी, हर चीज की मूवमेंट इंडिपेंडेंटली होगी, किसी दूसरे के साथ उसका कोई लिंक नहीं होगा। नाउ जीबीपी यूएसडी, अब हमारे पास जो आज के जो हमारे पास 4 पेयर हैं, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और यूएसडी जीपीवाई, यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो जीबीपी। सबसे पहले अगर हम उठाते हैं यूरो जीएसटी। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे काइंडली। मैं स्क्रीन आज मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को कॉपी पेंसिल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं करना चाह रहा, मैं थोड़ा सा लिखाना चाह रहा हूँ, और नेक्स्ट आफ्टर वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम लोग इस प्रैक्टिकल फेज से गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाह रहा था आपको। जी मेरे 800 से ज्यादा स्टूडेंट है फॉरेक्स के। ओके हो गया। तो मैं किसी के रेफरेंस से हूँ यहाँ पे, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने।
नहीं, मुझे किसी किस्म की तो कोई परेशानी किसी लेवल पे नहीं है। आप जहाँ बहुत सारी चीजें जो आप लोगों मेरे से आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, और कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनसे मुझे सीखने को कुछ मिलेगा। अगर थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं तो माइंड तो नहीं करेंगे? जी जी जरूर। अच्छा, इसमें ना 8 तरह के मेजर पेयर्स होते हैं, सभी लोगों को आवाज तो आ रही होगी। तो जो फॉरेक्स है ना, इसमें 8 तरह के पेयर होते हैं, ठीक है। उनको 8 को मिला के हमने, जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने प्रीवियस में देखा होगा, जो ओल्ड 9th क्लास में एक बुक थी, उसमें उन्होंने पेयर्स बनाए होते थे 1 2 और सेकंड ब्रैकेट में अगेन 1 2 लिखा होता था। तो इसी तरह इन्होंने ना मार्केट को डिफाइन किया है, ठीक है। इसमें कुछ पेयर्स के स्टार्ट में यूएसडी लगेगा, कुछ के लास्ट में लगेगा। तो वो इसलिए इन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि जो पेयर डाउन आए और अप साइड पे जाएं, उनका उसमें वो मुआवजा कर सकें, उसमें उनको कोई भी टेंशन ना हो। तो अगर हम एक पेयर पे भी एनालिसिस करेंगे तो उस पे भी हमारा काम हो सकता है। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट करना होता है वो मेजर पेयर से करना होता है। जब हम मेजर पेयर से स्टार्ट करते हैं तो मेजर पेयर की निशानी हमें पता होनी चाहिए। जिस पेयर के साथ यूएसडी लगता है ना, वो मेजर पेयर होता है। मेजर पेयर अभी तक कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। इनमें से 4 के स्टार्ट में यूएसडी लगता है, सॉरी 4 के लास्ट में यूएसडी लगता है और 3 के स्टार्ट में यूएसडी लगता है। इसी तरह इसमें हम गोल्ड ऐड कर सकते हैं, गोल्ड भी हमारा मेजर पेयर है। यूएस ऑयल हमारा मेजर पेयर है, ठीक है। एक ऑयल के साथ ही एक और पेयर होता है, एक्सटीआई यूएसडी होता है। मींस के जिसके साथ यूएसडी आ जाए वो मेजर पेयर होता है। उस पे काम करने के बेनिफिट्स ये हैं कि मार्केट हमें धोखा नहीं देती, ठीक है। तो ये सर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपको गाइड कर रहे थे, आपको इनका फायदा उठाना चाहिए। तो यही चीजें बेसिक्स हैं, अगर आप यहीं से स्टार्ट लेंगे, अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा इसमें। तो दूसरे नंबर पे लोग गलती क्या करते हैं कि हाई एंड लो पकड़ लेते हैं, ठीक है। आरएसआई एक होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। उसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एक इंसानी नेचर बनी हुई है कि 70 पे आरएसआई लग गई है तो आप सेल कर दें, 30 पे लग गई है तो बाय कर दें। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसको आपने चार्ट को रीड करके उसको मैनेज करना होता है। वो मैनेज किस तरह करेंगे, उसकी डाइवर्जन निकालेंगे, ठीक है। डाइवर्जन का तो आप माशाल्लाह सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा कि डाइवर्जन क्या होती है। ये एक साइड से रोड ब्लॉक हो तो दूसरे साइड पे एक ही रोड पे मुखालिफ जो ट्रैफिक होती है वो डाइवर्जन होती है। तो इसी तरह से हम अगर देखें मार्केट का वे देख के, ठीक है, कि मार्केट किस वेव में चल रही है, तो उस वेव में हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मार्केट डाउन साइड आ रही हो लेकिन डाइवर्जन जो है, यानी आरएसआई में हमें डाइवर्जन अप साइड का सिग्नल दे रही हो। इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में मैं आप सबको और मजीद उस्मान भाई के साथ मिलकर गाइड कर दूंगा। तो अभी तक के लिए बेसिक्स इतना ही। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। अच्छा ऐसे है, इन्होंने बात तो अच्छी बताई है लेकिन बात अधूरी छोड़ गए। पेयर बनाने का तरीका भी बता देते तो अच्छी बात थी। उस्मान, आपने हमें ना 8 किस्म की करेंसी के बारे में बताया था ना, जिसमें यूएसडी, यूरो, जीबीपी। मेरी बहन बात करें, करेंसीज 8 तरह की होती हैं, लेकिन उनको मिलाने के लिए मेजर पेयर बनाने पड़ते हैं। वही ना, मैंने कहा पेयर बनाने का तरीका भी बता देते, बता तो वो गए हैं। जी जी, मैं यहीं पे हूँ, मुझे कॉल आ रही थी, अंदर कॉल पे कॉल आ रही थी, इसलिए मैंने जल्दी बात खत्म करने की कोशिश की। तो इसमें ये होता है कि इसमें ना बिलाल भाई असल में जो है ना, ये अभी हैं बिल्कुल फ्रेश, ठीक है ना। तो अभी इनको आरएसआई का या इन चीजों का अभी इनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैंने बेसिक्स बताई हैं कि इस तरह से मार्केट को मूव करेंगे तो वहां से आप लोगों को आइडिया होगा। इसके लिए आपको ये उस्मान भाई से या इनकी टीम से सीखना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे 8 तरह के पेयर होते हैं। मैंने 7 मेजर पेयर इसलिए बोले कि इसमें आपने हलाल हराम की सुना होगा कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, ये क्रिप्टो करेंसी है, या कोई भी है, ये हलाल है या हराम है, ये तो सुना होगा आप सबने। नहीं, आपसे ही सुन रहे हैं, मेरी नॉलेज में है ये बात। हाँ, तो ये बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, ये बिल्कुल हलाल है। क्योंकि अगर हम पीकेआर टू पीकेआर काम करेंगे, इसी तरह अगर मेजर पेयर में यूएसडी तो यूएसडी पेयर होता, तो उसमें होना ये था
कि आपने यूएसडी जब ट्रेड करनी थी तो वो हराम के कॉन्सेप्ट में आ जाना था। आपने कहीं पे भी यूएसडी का पेयर नहीं देखा होगा, आपने एक पेयर देखा होगा डेक्सी का, लेकिन क्या है वो यूएसडी के साथ उन्होंने मैच इसलिए किया है कि जिस तरह से यूएसडी मूव करता है डेक्सी भी उसी तरह से मूव करता है। इन्होंने सारी मार्केट को एक प्लेटफॉर्म पे ला खड़ा कर दिया, डेक्सी की प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें जो पेयर्स हैं वो आप लोग लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले यूएसडी होता है, उसके बाद यूरो, उसके बाद जेपीवाई, जीबीपी, एयूडी, सीएडी, सीएचएफ और एनजेडी। अगर कोई मिस हो गया तो मुझे बता दे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये तो उस्मान ने ऑलरेडी बताए हुए हैं जी, इनको आपने बनाना होता है मेजर पेयर। मेजर पेयर कैसे बनेंगे कि उन्होंने मार्केट ने अपने लिहाज से ना इनको तरतीब दी है, जैसे यूरो यूएसडी दे दिया है, ठीक है, यूरो यूएसडी हो गया, उसके साथ यूएसडी जेपीवाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से यानी कि किसी के स्टार्ट में यूएसडी आता है, किसी के लास्ट में। 4 पेयर्स हैं जिनके लास्ट में यूएसडी आता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, ठीक है। 3 पेयर हैं जिनके स्टार्ट में यूएसडी आता है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड एंड यूएसडी सीएचएफ। तो जो सीएचएफ है वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा कि सीएचएफ क्या होता है। सीएचएफ असल में जो होता है वो ये स्विस बैंक का पेयर है, ठीक है। तो इसलिए ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। तो जापानीज येन का भी आपको पता होगा, कनेडियन डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, उसके साथ बिलाल एक्चुअली ये जो है ना, ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनको अभी जस्ट फॉरेक्स के बारे में डिफाइन करना है। ये जो चीजें, ये फर्दर चीजें हैं, ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि ये तुम्हारी बात समझ सके। चलें ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह जब ये बेसिक इंशाल्लाह जो है ना कोई आपकी क्लास रखेंगे बिलाल भाई चीजें गाइड करेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी तो हम जस्ट इनको जो है ना अभी हाँ बता रहे हैं, अभी जस्ट इनको फॉरेक्स का इंट्रो दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फॉरेक्स में इंटर कैसे होते हैं, इनमें बेनिफिट क्या है और फॉरेक्स क्या है। अभी जस्ट इनको इंट्रो ही दिया है, अभी ये नहीं बताया कि इन्होंने ट्रेड कैसे लेनी है, कौन सा पेयर लेना है। मेरी बात सुने, मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मैंने स्टार्ट में मीटिंग नहीं सुनी, मैं समझा शायद बेसिक्स हो रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं उस्मान भाई की हेल्प कर दूं थोड़ी सी। मैंने तुम्हें कहा था कि मीटिंग ज्वाइन करो, नेक्स्ट अभी तुम्हें समझ आ गई तो नेक्स्ट तुम्हारी एक सेपरेट मीटिंग रखी जाएगी जिसमें तुम इंशाल्लाह हाँ तुम इनको ना कर देना, गाइड कर देना, ठीक है जी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, तो नहीं तो मुझे इजाजत दे, मैंने एक काम जाना था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जब मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। नहीं, तुम्हारी बातें हवा में उनके दिमाग से ऊपर से गुजरी इंशाल्लाह बुलाएंगे, आपकी ऊपर की क्लास बातें बताएंगे। हाँ, जब ये कुछ सीख जाएंगे ना तो उस वक्त आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वो दरअसल यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अगर स्क्रीन शेयर होती ना तो फिर ज्यादा मजा आना था, लेकिन उसका तरीका मैं फिर बाद में बता दूंगा आपको, आप बता दीजिएगा। और बड़ी माजरत के साथ मुझे वाकई में टॉपिक का नहीं पता था। चलेंगे, कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं, अच्छा समझाया। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह। जी उस्मान भाई आप कंटिन्यू करें। ओके। हाँ जी, तो कहाँ पर थे हम लोग, मुझे तो वो भी आउट ऑफ माइंड हो गया। अच्छा जी, अच्छा वो भाई अभी टॉप 8 का बता रहे थे, तो उन्होंने बता दिया होगा आपको टॉप 8 मेजर करेंसीज डेट ग्लोबल, जिसमें अगर आपने लिख लिया है तो उसको लिख ले। सबसे पहले हमारे पास आएगा C8 कैनेडियन डॉलर, नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा USA यूनाइटेड स्टेट डॉलर, नंबर 3 UK GBP जिसे हम लोग बोलते हैं, और नंबर 4 यूरोजोन। यूरोजोन में मुख्तलिफ कंट्रीज आ जाएंगे, जो यूरोजोन पे तो हम पूरा एक लेक्चर ही सेपरेट करेंगे, वो उसका तो लेक्चर ही सेपरेट बनता है पूरा एक दिन का। तो यूरोजोन नंबर 4, उसके बाद स्विट्जरलैंड, इसके हमारे पास आ जाएगा SWD, जापानीज येन जापान, AUD ऑस्ट्रेलिया और NZD न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये बेसिकली हमारे पास टॉप 8 वो आते हैं कि जो इस आप फॉरेक्स में जब वो ट्रेड कर रहे हो।
अब इनके जो पेयर्स हैं, जो भी इसने आई थिंक क्वेश्चन उठाया कि इनके पेयर्स बनते कैसे हैं, इसके पेयर्स बेसिकली हम नहीं बनाते, फॉरेक्स में एक्सचेंज में इन लोगों के पेयर्स बने हुए हैं। मैंने आप लोगों को एक चीजें बताया था आई थिंक कि डायरेक्ट पेयर, इनडायरेक्ट पेयर और क्रॉस पेयर। हम लोगों ने जस्ट इस चीज को मद्देनजर रखना है कि डायरेक्ट पेयर कौन सा है, इनडायरेक्ट पेयर कौन सा है, क्रॉस पेयर कौन सा है। बेसिकली सच है जितना डिफरेंस नहीं है, अगर फुल डेप्थ में चले जाएं तो जस्ट स्प्रेड का फर्क है कि जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि इनमें सिर्फ लिटिल बिट जो है वो स्प्रेड का फर्क है कि डायरेक्ट पेयर का जो है वो स्प्रेड थोड़ा होता है और इनडायरेक्ट का थोड़ा सा ज्यादा होता है, और क्रॉस का स्प्रेड कुछ सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। बाकी बजाय कुछ इतना डिफरेंस नहीं है इन पेयर्स के अंदर। और जस्ट ये है कि हमने डॉलर की मूवमेंट के अगेंस्ट हम लोगों ने सबको कैच करना है, क्योंकि जो मदर करेंसी है फॉरेक्स की वो डॉलर है। तो पूरी जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है, एफएक्स रिजर्व, वो तमाम के तमाम आपके मूव जो है वो घूम रहे हैं वो डॉलर के अगेंस्ट। तो जस्ट आपने अगर यूएस इकोनॉमी को आपने गिरफ्त में कर लिया तो इन टॉप 8 पेयर्स को जज करना आप लोगों के लिए वो डिफरेंट नहीं हो जाएगा। वो फर्दर जब हम टेक्निकली इन होंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो टॉप 8 पेयर्स हैं कि जो हम लोग जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं। बाकी इनके कुछ इंटरेस्ट रेट्स हैं और कुछ हमारे पास इसमें कि क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी बात की चीज़ें आ जाएंगी कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो हमारे फंडामेंटल में लेक्चर चला जाएगा। और फिर हमारे पास आ जाता है फॉरेक्स स्पेकुलेशंस, बुल्स वर्सेस बियर। बुल, अगर आप लोगों ने मोस्टली अगर बुल को देखा हो तो वो मोस्टली अपना सर जो है वो उठा के चल रहा होता है, मतलब बुल का सर जो है वो उठा हुआ होता है, और जब रीच मार्केट में चलता है तो वो सर झुका के सर नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए इसको हम लोग इसलिए बुल और बियर इसलिए बोलते हैं कि बुल चूंकि सर उठा के चलते हैं, तो हम जो उठती हुई मार्केट है, जो मार्केट ग्रो कर रही होती है, उसको हम लोग बेसिकली बुल मार्केट बोलते हैं। और जो मार्केट बेरिश मार्केट होती है, गिरती हुई मार्केट होती है, हम उसको बियर मार्केट बोलते हैं। ये मोस्टली वर्ल्ड आप लोगों को, अगर आप कोई CNN पे या ब्लूबर्ग पे न्यूज सुने तो मोस्टली ये वर्ड वो सुनने को मिलता है। वो बाइंग जोन नहीं चेक करते, वो सेल मार्केट, बेरिश मार्केट नहीं वो यूज कर रहे होते, वो सिंपल कह देते हैं द स्टॉक मार्केट इज नाउ बुल मार्केट, द डॉलर मार्केट इज नाउ बुल मार्केट, या द डॉलर मार्केट इज नाउ बियर मार्केट। तो बुल वर्सेस बियर के जो आपकी ग्रोइंग मार्केट है हम उसको जो है वो बुल मार्केट बोलते हैं, और जो आपकी मार्केट सेलिंग में है, डाउन साइड पे है, उसको हम लोग बेसिकली जो है वो बियर मार्केट बोलते हैं कि वो मार्केट नीचे डाउनवर्ड जा रही है, बियर मार्केट जा रही है। तो ये हमारे दो टर्म यूज हो रहे होते हैं कि बुल मार्केट क्या होती है और बियर मार्केट क्या होती है। कि सिंपल लॉजिक में बाइंग साइड मार्केट को आप लोग बुल मार्केट बोलोगे और सेल साइड मार्केट को आप जो है वो बियर मार्केट बोलोगे। ये हमारे पास चीज आ जाएगी। और फिर हमारे पास आ जाएगा कि हम लोग कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं। तमाम वर्ल्ड वाइड जो भी एक्सचेंजेस हैं वो आपको दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक MT4 और MT5। MT4 स्टैंड्स फॉर मेटाट्रेडर 4 और MT5 स्टैंड्स फॉर मेटाट्रेडर 5। दोनों में सच डिफरेंस कोई नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। कुछ ब्रोकर्स MT4 दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स MT5 दे रहे हैं, और कुछ ब्रोकर्स आपको दोनों ही अलाउ कर रहे हैं। तो सच है इसमें कोई डिफरेंस या ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या इसको अभी घबराने की चीज नहीं है। तो MT4 और MT5 का वर्ड जहाँ भी यूज होगा, ये चीज भी आप लोगों को नॉर्मल रूटीन में आएगी। जब आप किसी फॉरेक्स ट्रेडर से जब आप कन्वर्सेशन में आओगे तो वो आपको मोस्टली बताता है मैं फलां ब्रोकर में काम कर रहा हूँ, मैं MT4 यूज कर रहा हूँ, MT5 यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा है, मैंने तो नाम पहली दफा सुना है। तो बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है MT4 और MT5 जो हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चीज आएगी, अब सबसे पहला हमारे पास जो अगर आ जाते हैं द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट्स। मैंने आप लोगों से तकरीबन मोस्टली हर लेक्चर में ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि असल चीज वही है कि हम सीख तो रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उसके अगेंस्ट हम लोग बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है ट्रेड इन एनी डायरेक्शन। ये मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले या सेकंड लेसन में आप लोगों को मैंने डिटेल बताई थी, द ट्रेड इन एनी डायरेक्शन के हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मार्केट में एंटर हो सकते हैं।
अगर एक मार्केट डाउन साइड में है, अगर उसने बुल साइड पे जाना है, तो अब मैं बुल और बियर का वर्ड यूज करूंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज मेन बुल एंड व्हाट इज मेन बियर, क्योंकि अभी हमने पीछे उसको डिस्कस किया है कि अगर मार्केट में बुल साइड पे जाना है तो नीचे से मैं मार्केट में बाइंग साइड में एंटर होकर अपने प्रॉफिट को जो है वो गेन करूंगा। और अगर मेरी टेक्निकल स्टडी बता रही है कि मार्केट यहाँ से अब बाय नहीं होगी, सपोज के मैंने $10 पे गोल्ड को बाय किया और $20 पे मैंने जाके अपनी ट्रेड को लिक्विडेट किया। अब लिक्विडेट मतलब, इसको भी मैंने आज के लेसन में डिस्कस किया कि लिक्विडेट कि जो बैंक्स हमें लिक्विडेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लिक्विडेट मतलब मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्डिंग को जो है वो फॉरेक्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाऊंगा, ताकि आप लोग किसी के साथ अगर डिबेट में जाओ तो आप इसी वर्डिंग को ही यूज करो। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता मेरी वर्डिंग भी टोटल जो है फॉरेक्स लैंग्वेज में आहिस्ता आहिस्ता जो है कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखिएगा, जहां ना समझ आए तो उसको नोट डाउन करके क्वेश्चन में ले लीजिएगा। सपोज मैंने $10 पे गोल्ड को बाय किया, मैंने $20 पे ट्रेड को लिक्विडेट किया तो अपनी मार्केट को, उसके बाद मुझे मेरी स्टडी कहती है कि मार्केट यहाँ से सेल होगी, तो मैं 20 पे लिक्विडेट करने के बाद वहीं से मार्केट में क्या करूंगा, बियर साइड पे एंटर हो जाऊंगा। अपनी एडवांस्ड सेलिंग, एक पूरा हमारा लेसन था एडवांस्ड सेलिंग का कि अगर एक चीज मैंने बाय ही नहीं की तो उसको मैं एडवांस में सेल कैसे कर सकता हूँ। इसमें मैंने पूरा कोई 10 to 20 मिनट्स पे आपको पूरा डिटेल से बताया था कि मैं किसी चीज को एडवांस में सेल कैसे कर सकता हूँ। तो अब एक चीज की मैं गहराई में नहीं जा रहा, तो मतलब बताने का बेसिक मकसद ये है कि ट्रेड इन एनी डायरेक्शन, कि हम इस मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में मार्केट में एंटर हो सकते हैं, उसको डाउन साइड से बुल साइड पे भी गेन कर सकते हैं और उसको डाउन साइड से अप साइड पे जाके हम लोग वहां से बियर मार्केट में, बियर में भी हम जाके उसको जो एंटर होकर जो है वो गेन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड बेनिफिट क्या, राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग। राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग के किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे 24 आवर्स उसमें बायर भी मिले और सेलर भी मिले। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो आपको लोकल मार्केट में या किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी कोई परचून की शॉप है तो वो भी आप राउंड द क्लॉक उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है आप उसको राउंड द क्लॉक ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब राउंड द क्लॉक ऑपरेट नहीं कर सकते तो आपके डेफिनेटली जो उसके बेनिफिट्स हैं वो भी आपके लिमिटेड होंगे। तो आप 24 आवर्स के बेनिफिट भी उससे जो है वो गेन नहीं कर सकते। तो बिजनेस की ये सबसे अट्रैक्टिव और सबसे बेस्ट ब्यूटी है राउंड द क्लॉक के फॉरेक्स मार्केट हमारे पास जो है वो राउंड द क्लॉक है। हम 24 आवर्स इसमें बाय साइड में और सेल साइड में जाकर मतलब बेनिफिट जो है वो गेन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा देयर इज नो मार्केट आवर्स, इसमें कोई मार्केट और नहीं है। 24 आवर्स की मार्केट है थ्रू आउट द वीक, 5 days in a week, 24 hours in 5 weeks, मतलब सैटरडे संडे का जस्ट ऑफ है, बाकी ऑन है। यू कैन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज इन 24 hours a day। आप फॉरेन रिजर्व, अब फॉरेन रिजर्व क्या होते हैं इसको हम लोग बैक चैनल में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं और फॉरेन करेंसीज क्या होती हैं। तो यू कैन ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज इन 24 hours a day, 24 आवर्स ट्रेड कर सकते हैं। द मार्केट इज ओपन अक्रॉस 6 days in week, बल्कि सॉरी 5 days in week, 5 days वीक इन ओपन होगी, सैटरडे संडे का जो है वो ऑफ होगा। दिस मींस यू कैन ट्रेड व्हेनेवर सूट्स यू, आप किसी भी लेवल पे किसी भी मौके पे कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं जो लेवल आपको सूट करता है। मुझे सूट करता है कि गोल्ड 10 से बाय होगा, किसी दूसरे को सूट करता है कि गोल्ड 12 से बाय होगा। कोई आपका लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप को कोई मार्केट में बाउंड्री है कि आपने इस लेवल पे बाय किया है तो आप इस लेवल पे सेल नहीं कर सकते। मतलब अगर मैंने 10 पे बाय किया है, अगर मार्केट 12 पे चली गई तो मैं सेल नहीं कर सकता। तो इट्स अप टू मी, मैंने 10 से बाय किया, चाहे मैं 10 पे ही निकाल दूं, चाहे मैं 10.20 पे निकाल दूं, जहां पर मेरा दिल करे मैं उस अपनी ट्रेड को उसी लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो दिस मींस यू कैन ट्रेड व्हेनेवर इट सूट्स यू, जहां पर आपको सूट करता है वहां ट्रेड कर सकते हैं। जहां पे आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं वहां पे आप उस चीज को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जो इस मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं। बाकी हमारे पास आएगा मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसको अभी हम लोग जो है वो डिस्कस नहीं करते। मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, और आज हम लोगों ने पिप कैलकुलेशन में जाना था कि अगर हम लोग ट्रेड अगर हम लोग ट्रेड करते हैं किसी भी पेयर को
तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी आज मैं आप लोगों को बड़ी एक इंपॉर्टेंट फाइल भेजूंगा कन्वर्जन यूनिट्स के नाम से, तो मैं काशिफ भाई को फॉरवर्ड करूंगा और उसको किसी एक लेक्चर में डिटेल के साथ लेके जाऊंगा। तो ये आज फाइल मेरे एंड से फॉरवर्ड हो जाएगी कन्वर्जन यूनिट्स के नाम से, जिसमें तमाम चीजें जो है वो मेंटेन होंगी कि अगर हमने क्रूड ऑयल की प्राइस निकालनी है, अगर हमने गोल्ड की प्राइस निकालनी है, अगर हमने किसी करेंसी की प्राइस निकालनी है। सपोज अब हमारे पास फॉरेक्स में लॉट्स की सूरत में चीजें होती हैं। पहले लेसन में मैंने बताया था कि हम लोग फॉरेक्स में जो चीजें ट्रेड करते हैं वो लॉट्स की सूरत में करते हैं कि अगर मैंने एक गोल्ड की स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड की है तो स्टैंडर्ड लॉट के अगेंस्ट मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी, है एक स्टैंडर्ड लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है और उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। तो अगर हम खाली पहले अगर थोड़ा सा माइनर सा गोल्ड को ही अगर मैं उठा लूं तो गोल्ड की एक स्टैंडर्ड लॉट में 200 अप्रोक्सीमेटली 267 तोले गोल्ड होता है, यानी कि अगर आप गोल्ड की स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो आप 267 तोले गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। और इस स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है कि अगर मैंने सपोज गोल्ड इस टाइम ट्रेड हो रहा है राउंड फिगर ले लेते हैं, सपोज इस टाइम गोल्ड 1200 पे 1200 पे ट्रेड हो रहा है और अगर मैंने 1200 पे गोल्ड की स्टैंडर्ड लॉट बाय की है तो 1200 से अगर प्राइस 1201 पे जाएगी, जस्ट $1 का मूव है, 1200 पे मैं बाय कर रहा हूँ, प्राइस 1201 पे जा रही है, तब मुझे $100 का बेनिफिट हो रहा है। मतलब अगर मैं $10 कैच करता हूँ, अगर मैंने 1200 पे बाय किया है और अगर मैं 1210 पे अपनी ट्रेड को लिक्विडेट कर रहा हूँ तो मुझे $1000 का बेनिफिट हो रहा है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। तो सबसे बड़ी चीज यही आ जाती है कि लॉट साइज मैंने कितनी लॉट मार्केट में प्लेस करनी है और उसके अगेंस्ट मैंने नफा और नुकसान कितना मार्केट में बियर करना है। तो ये तो आगे बहुत, बाकी हमारे पास अगर पेयर आ जाता है कोई सा भी, अगर हम पेयर ले लेते हैं जीबीपी यूएसडी ले लें, यूरो यूएसडी ले लें, तकरीबन डायरेक्ट पेयर की मूवमेंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन और होगी, इनडायरेक्ट पेयर की और होगी और क्रॉस पेयर की जो है वो मूवमेंट कैलकुलेशन और होगी। अगर हम डायरेक्ट पेयर ले लेते हैं इनडायरेक्ट जीबीपी, अगर आप जीबीपी यूएसडी को ले लेते हैं, अब अगर आप जीबीपी यूएसडी की या यूरो यूएसडी की अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करते हैं तो आप 1 लाख करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं। मतलब यूरो यूएसडी की जो स्टैंडर्ड लॉट है वो 1 लाख करेंसी यूनिट के बराबर होगा। अब इसमें हम लोग डिफरेंट पार्टीशन करते हैं, हम लोग बेसिकली एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग CFD। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों के किसी ये कितनी CFD ट्रेड की हैं CFD। तो CFD कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस भी बेसिकली टर्म में यूज हो जाता है। तो CFD तो मतलब अगर इसको सम कर लें तो 10 CFD इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड लॉट, कि अगर एक स्टैंडर्ड लॉट है उसको अगर मैं फर्दर पोर्शन करता हूं तो 10 CFD एक स्टैंडर्ड लॉट के बराबर हो जाएंगे। अगर मैं उसको माइक्रो में ले जाता हूं तो 100 माइक्रो जो है वो एक CFD के बराबर हो जाएंगे। तो 3 चीजें हमारे सामने आ रही हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट आ गई, एक CFD आ गई और एक माइक्रो आ गई। तो स्टैंडर्ड तो हमारे पास स्टैंडर्ड होगी, 10 CFD करेंगे तो वो मीट करेगी 1 स्टैंडर्ड को, और अगर हम 100 माइक्रो करेंगे तो वो मीट करेगी 1 स्टैंडर्ड को, और अगर हम लोग 10 माइक्रो करेंगे तो वो मीट करेगी 1 CFD को। इसको आगे फर्दर जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप एक CFD करते हो, अब इसमें आप लोगों के सामने थोड़ी सी रिस्क मेजरमेंट भी आ जाएगी आज, कि रिस्क मेजरमेंट कैसी है। आपने तो पहले गोल्ड को थोड़ा सा सुना कि अगर मैंने 1200 पे गोल्ड को बाय किया है, प्राइस 1201 पे आ जाती है तो मुझे $100 का प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है। तो इस चीज के अगेंस्ट तो बेसिक आप लोगों के क्वेश्चन आ गया होगा कि $100 का मतलब है इतना रिस्क तो मैं बियर नहीं कर सकता, या $100 का नफा नुकसान। तो ये चीज आप लोगों की जब थोड़ी सी काबिल गौर है इस लेवल पे आके कि एक CFD और माइक्रो, अगर आप माइक्रो में काम कर रहे हैं या अगर आप एक CFD में काम कर रहे हैं
तो आप लोगों को हम अपना रिस्क जो है वो मार्केट में मिनिमाइज कर सकते हैं। पहले दिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरफ लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा सारे के सारे न्यू थे, मैं तरफ नहीं लेके गया। लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को एक वर्किंग के ऊपर गो थ्रू करूंगा और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हम जो सीख रहे हैं और जो हमें बताया जा रहा है प्रैक्टिकली पॉसिबल है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, तो हम बाकी गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम जो 12-12 साल से मार्केट में बैठे हैं, अगर कुछ है तो मार्केट में बैठे हैं। 12 ईयर्स आपकी जिंदगी का इतना छोटा पीरियड नहीं होता कि आपने एक फील्ड में 12 ईयर्स लगा दिए हैं और अगर आप उसमें से नहीं गेन कर रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सा मार्केट में जो स्टेबल रहता है या सस्टेन रहते हैं। तो माइक्रो और CFD, अगर आप एक CFD कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी और फर्दर ये चीजें याद रह जाएंगी। बाकी नोट्स की सूरत में तो पड़ी ही हैं, वो तो फॉरवर्ड हो ही जाएंगी। अगर आप एक स्टैंडर्ड बाय कर रहे हैं और $1 कैच कर रहे हैं तो आपको $100 मिल रहे हैं। अब मैंने आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दी है, आप इसको मैनुअली वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 CFD करेंगे तो एक स्टैंडर्ड बनेगी, मतलब एक CFD में अगर आप $1 कैच करते हैं तो प्रॉफिट आपका $10 हो जाएगा, और अगर आप एक माइक्रो करते हैं और $1 कैच करते हैं तो आपका प्रॉफिट $1 होगा। तो ये आप लोगों को फर्दर कैलकुलेशन करने में कदर आसानी हो जाएगी कि हमने कितने डॉलर या कितने पिप कैच करने हैं। तो जो बेसिक समझने की चीज है, अब जो हमारे पास आएगा फाउंडेशन। Having now converted the basic of forex, is now time to learn some of the foundation concepts that every trader must know before getting started। हर ट्रेडर्स को अपनी ट्रेड लिक्विडेट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इस चीज का पता होना चाहिए कि व्हाट इज पिप, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है वो पिप कहलाता है। कि पिप होता क्या है और मैंने मार्केट में से कितने पिप कैच करने हैं और कितने पिप के बाद मैंने मार्केट में से क्विट कर जाना है। बाज़ बात होता है ऐसा है कि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि मैंने पर डे प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करना है। अगर मेरा पर डे टारगेट $10 का है तो मतलब मैंने कितने पिप्स कैच करने हैं। अगर मेरा प्रॉफिट $20 का है तो मुझे कितने पिप्स या कितने डॉलर कैच करने पड़ेंगे, मुझे किस क्वांटिटी से मार्केट में एंटर होना पड़ेगा। मेरी जो नीड है, अगर वो मेरी नीड से माल है तो मुझे हैवी क्वांटिटी के साथ मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। और क्वांटिटी को आप ऐसे भी मेजर कर लेंगे, जैसे हमारे पास यूनिट होते हैं 1 kg। जैसे आप अगर शुगर को ले लें कि 1 kg शुगर ले लें, 3 पाव शुगर ले लें, ½ kg शुगर ले लें, 1 पाव शुगर ले लें, 50 ग्राम शुगर ले लें, तो जितनी आप क्वांटिटी कम करते जाएंगे आपके पास चीज भी थोड़ी आएगी। और जितनी चीज से, जितनी क्वांटिटी से आप फुलफिल हो रहे हैं, जितनी क्वांटिटी से मेरी नीड फुलफिल हो रही है, अगर मैं मार्केट में क्वांटिटी उतनी ही रखूंगा आइदर बुल साइड पे या बियर साइड पे, तो ये मार्केट कभी भी आपका लॉस नहीं करती। तो पिप कैलकुलेशन सबसे बेसिक वो चीज है कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो करेंसी अगर एक सपोज यूरो यूएसडी को ले लें, अगर यूरो यूएसडी 1.06 पे ट्रेड हो रहा है और वो 1.06 से जाके 1.07 पे चला जाता है तो उसने 100 पॉइंट्स की मूव की है। 06 से प्राइस 07 हो गई, इट मींस उसने 100 पॉइंट्स की मूव की। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ पिप। तो मिनिमम डिफरेंस क्या है, 1.0601 से 0602 होगा तो वो मिनिमम डिफरेंस होगा। 1.06 से टोटल प्राइस 1.07 पे जा रही है तो वो मिनिमम डिफरेंस नहीं है, वो पूरे 100 पॉइंट्स की मूव हो रही है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द मिनिमम डिफरेंस 1.0601 से प्राइस 1.0602 पे जाती है तो ये हमारा होगा पिप, के मार्केट एक पिप अपसाइड पे मूव की है। तो जब गोल्ड करेंसी पूरा एक पॉइंट मूव कर जाती है तो इट मींस उसने 100 पिप्स की मूवमेंट की होगी।
मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ इसको कि जब किसी भी करेंसी का पेयर आपका पूरा $1 मूव कर जाएगा, $1 का मतलब है 0.6 से 0.7 जा रहा है, तो उसने पूरा $1 मूव किया है। और अगर मैं उसको मिनिमम कॉस्ट पे ले जाता हूं तो द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसने तकरीबन 100 पिप्स की मूवमेंट जो है वो की है, 100 पिप्स की मूवमेंट। अब अगर मैं एक सीएफडी ट्रेड करता हूं और अगर मैं 10 पिप्स कैच करता हूं तो मेरा प्रॉफिट $10 का होगा। अगर मार्केट एक सीएफडी पे मुझे $1 दे रही है और एक स्टैंडर्ड लॉट पे मार्केट मुझे जो है वो $10 दे रही है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आएगा कि 1 पिप इज इक्वल टू $1। अगर मैं एक सीएफडी ट्रेड करता हूँ तो मुझे 1 पिप पे $1 मिल रहा है, और अगर वो पूरा $1 मूव कर गई है मेरी सीएफडी के अकाउंट, तो मुझे वो $100 मूव हो जाए, $100 मिलेंगे। ये लेसन थोड़ा सा आज आप लोगों के ऊपर से डेफिनेटली गुजरेगा और इसके एग्जैक्ट आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि आप इसको 1-2 दफा रीड करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। और अगर जी यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो मुझसे उसको शेयर कर लें। आगे जाने से पहले ये ना हो मैं आगे गो थ्रू हो जाऊं, आप लोगों का क्वेश्चन रह जाए। जी एनीवन? जी सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो टॉपिक आपने अभी कंप्लीट किया है ना, ये आप करते हैं ना स्क्रीन शेयर करके, तो स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है, क्योंकि उनको अभी ग्राफ का नहीं पता। आपको ये टॉपिक ग्राफिंग तो मैं अभी गया ही नहीं ना, मैं नहीं पिप्स आप बता रहे हैं ना, तो ये आपको स्क्रीन पे बताना चाहिए था कि पिप्स कहाँ पे शो होते हैं और ये इनके कहाँ पे मूवमेंट इनकी चल रही होती है। अभी इनको MT4 पे लेके जाऊंगा ना। ऐसा जो है ना, अभी इनका जो है ना MT4 हमने डाउनलोड नहीं करवाया, अभी जस्ट इनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम इनके MT4 डाउनलोड करवाएंगे तो उस वक्त इनको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। स्टूडेंट बेशक ना डाउनलोड करें, लेकिन उनके सामने एक स्क्रीन जब होगी ना तो उनको पता होगा कि ये, जब वो करेंगे तब उनको पता होगा कि ये क्या चीज है। इनको पिप्स बोलते हैं, इनको कैंडल बोलते हैं, इनको टाइम जो भी आप अभी कैंडल के तो ऊपर गए ही नहीं ना, अभी तो जस्ट नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि फिर उनको पता होगा ना कि ये पिप्स के बारे में हमें समझाया जा रहा है, इनको पिप्स बोलते हैं। ये आगे जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर काम होगा, वो हमने अपने हिसाब से जो है ना टोटल किया हुआ है कि कब इनको क्या बताना है, ठीक है। वो होगा उस वक्त ही जब इनको हम अकाउंट जो है ना वो MT4 पे लेके जाएंगे, जब इनके सामने भी होगा ना MT4, तो इधर से देखेंगे तो वो अपने सिस्टम के ऊपर देखेंगे तो उनको पता चलेगा, ठीक है। जब वो MT4 की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें दोबारा वहां इनको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएंगी, जिस तरह आपने सीखा है। अभी आप तो सीख गई हैं, आपको लग रहा है कि ये पहले होना चाहिए बाद में होना चाहिए, वो भी हो जाएगा, वो साथ साथ होगा। नहीं, मैं उनकी हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बाज़ लोग क्वेश्चन करने से भी ना हेजिटेट होते हैं कि अब हम कैसे सवाल करें, कैसे अब माइक ओपन करके बोलें कि हमें उनको करना चाहिए ना। अभी हम तो उनके सवालों के लिए तो मैं उनको मोटिवेट आज कर रही हूँ ताकि वो सवाल ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम लोग सिखा रहे हैं तो हमें भी पता हो कि लोग सवाल कर रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन हमें ये आंसर करना चाहिए। बिल्कुल। वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, ये CFD किसका मुखफ़िफ? कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, CFD। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ओके। one standard lot is equal to 10 CFDs। अक्सर में जो है ना दूसरे लफ्जों में हम इसको फिर बाद में बोलते हैं जनाब, एक स्टैंडर्ड, एक मिनी, एक मैक्रो। ये मिनी के अंदर जो है ना वो आया था, लेकिन असल में जो है ना वो CFD जो है ना फॉरेक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो CFD है। ओके। शायद आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम मिनी या मैक्रो या स्टैंडर्ड के ऊपर बात करते हैं कि आप एक मिनी ओपन कर लें। जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जी, अब्बास बोलना चाह रही हूँ। जी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा कि एक तो होता है पिप्स और दूसरा होता है पॉइंट्स।
हमें कंसीडर जो है वो करना चाहिए, पिप्स पे कंसीडर करना चाहिए या पॉइंट्स पे करना चाहिए? अगर पिप्स 100 होगा पिप्स, तो पॉइंट्स जो है वो 1000 हो जाएगा। इनिशियली आपको पिप्स पिप्स पे चलना चाहिए। सही है, इनिशियली पिप्स पे चलें, और अभी उसको क्योंकि इनिशियली आप लोगों को अभी लॉन्ग डेट पे नहीं लेके जाना, तो जस्ट आप अभी फोकस करें पिप्स, व्हाट इज पिप, इसको लेके चलें, और ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को। ये अब्बास भाई ऑलरेडी जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर ये पॉइंट्स और पिप्स के अंदर जो है ना कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। जब इनसे पूछा जाए ना कि ट्रेड कहाँ लिया, कितने पिप्स चली है, तो ये पॉइंट्स में बताना शुरू कर देते हैं। वो पॉइंट्स तो इनके जो है ना पॉइंट्स और पिप्स को जो है ना अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे, तो अंडरस्टैंडिंग तो कर लेते हैं। बाकी मैं तो ऑलरेडी को पॉइंट्स में जो है वो अगर कोई एवरेज करनी है या कोई चार्ट शीट पे मैनेज करना है या वैसे फॉरेक्स में देखना है, तो मेरे लिए इजी जो है वो पॉइंट्स है, लेकिन पिप्स पर अभी दोबारा तवज्जो देंगे हम। काशिफ, ये पिप्स किस चीज का एब्रिविएशन है? डेफिनेशन में जाता है द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डेफिनेशंस की तो समझ है, लेकिन PIPS से पिप्स है, तो ये एब्रिविएशन किस चीज की है? डेफिनेटली मैंने बता दिया, द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। प्राइस, इंटरेस्ट, पॉइंट, परसेंटेज। एक्चुअली ये मैं पूछ रही थी, डेफिनेशन तो मुझे समझ आ गई थी। प्राइस, इंटरेस्ट, पॉइंट, परसेंटेज। पॉइंट, प्राइस, इंटरेस्ट, पॉइंट, परसेंटेज। इसकी थ्योरी मेरे सामने खुली हुई है, मैं उसकी असल में उसकी थ्योरी के ऊपर गया नहीं, वरना मैं बता देता। देखा ना आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बल्कि मैं नेक्स्ट लेसन में ऐसा करूंगा, कुछ चीजें जान के ड्रॉप करूंगा। ये अच्छा हो गया वैसे आज मैं, क्योंकि मैं खुद ही डेप्थ में बता देता हूं, तो मैं नेक्स्ट लेसन में कुछ चीजें जान के ड्रॉप करूंगा और उसको खुद लिखूंगा, ये क्वेश्चन रेज होता है या नहीं होता। ये अच्छा होगा वैसे आज। जी, मैं यही चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना वो समझते हैं तो क्वेश्चन भी किया करें जो भी उनके माइंड में होते हैं। विशाखा, आपका ऑफिस किस जगह लाहौर में? जी, मैं आपको पर्सनल में गाइड कर दूंगी, मैंने काशिफ सर को कह दिया है। हाँ, जी, और कोई क्वेरी किसी की? मैंने लास्ट टाइम कह दिया था का जो क्लास होगी वो मोर देन 1 आवर। जी सॉरी, अगर आप ये वाला दोबारा थोड़ा सा कर देना एक्सप्लेन, मीन के वो जो आप 100 पिप्स जो होता है वो $1 मूव होता है, ऐसा करें कल इनिशियली 10 मिनट्स हम इसको दोबारा ना दे दें, कल हजम करने में आसानी हो जाएगी, आज आप प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसा है कि ये जो आज का लेक्चर है ना, ये जो है ना उधर यूट्यूब का मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो उधर जो है ना उसको आप दोबारा जो है ना वो सुन लेना, और कल दोबारा इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कस हो जाएगी। इरफान, आपका बार-बार माइक ओपन हो रहा है एंड बहुत ज्यादा। इरफान भाई 1 मिनट ठहरे, पहले ये क्वेश्चन हाँ इधर कीजिए। मैम ठीक हो गया? ओके जी इरफान भाई, आपका कोई क्वेश्चन? मैंने वही पूछना था, असल में आज का लेक्चर तो समझ ले मेरे ना ऊपर से गुजर गया है। मैं वही बात कर रहा था, जैसे मैडम आयशा ने बताया ना कि वो क्वेश्चन होने चाहिए थे। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि पिप्स क्या है और वो क्या है डिफरेंस, जो भी है वो तो अब कुछ पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में। अब आपने लेक्चर होगा ना, इसको आपने दोबारा कौन सा? ठीक है, यूट्यूब का आपको देखना होगा। जी आपने दोबारा
ठीक है जो आप क्वेश्चन करने उनको बार-बार सुनना है, जो आपकी समझ में ना आए वो आपने पूछे। चलें ठीक है कल वो आपने पूछना है। चलें ठीक है उसके अलावा आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं या किसी ग्रुप में ऐड हैं या जहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, आप व्हाट्सएप पे भी गाइडलाइन ले सकते हैं कि मुझे यूट्यूब पे भी ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैंने रिपीट करके सुना है, तो आपको जो है गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, ये आयशा का जो नंबर है ना, ये उन्होंने चैट में दे दी है। ठीक है, तो जी, फिर जी। भी अगर कोई यूट्यूब के हवाले से यानी कि जो ऑलरेडी हमारा उधर डाटा पड़ा है, तो वो लिंक वगैरह वो सारा कुछ आपको शेयर कर देंगे। काशिफ, ये हमारे टीचर कितने हैं? नहीं टीचर तो हमारा एक ही है, लेकिन बाकी जो है लोग इस तरह क्वेश्चन नहीं करते, तो ये उनको बोल दे करें। टीचर तो उस्मान साहब हैं, लेकिन आगे टीचर इंशाल्लाह और भी आ जाएंगे, वो मुख्तलिफ सेटिंग के साथ जो है ना। एक्चुअली वो फिर हम एक ही बंदे से पूछे ना जो हमें इशू है, फिर डिफरेंट को पूछना। देखिए, उस्मान सर टीचर है ना, वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं रह सकते, तो उनकी गैर मौजूदगी में हम एज अ उनके हेल्प असिस्टेंट, आप हमें बोल सकते हैं, हेल्पर बोल सकते हैं, कि हम फिर उनके जो उनकी गाइडलाइन जो है ना अपने स्टूडेंट्स को फिर आगे प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली टीचर हमारे उस्मान सर ही हैं। अभी तो जो है बेसिक, और आगे इंशाल्लाह जो है ना जो भी है वो उस्मान भाई करेंगे। ठीक है, और आगे मुफ्तली यानी कि सेटिंग के थ्रू और भी जो है ना इसके अंदर जो भी जरूरत होगी क्लास के हवाले से, वो फिर साथ साथ ऐड होता जाएगा। जी, नदीम ने हैंड अच्छा यही है कि मीन जैसे उस्मान सर है, सिमिलर आयशा, तो इनके डिफरेंट डेज पे रख दें कि जिसमें अच्छी कमांड है वो हमें बता दे। जब ये इन बिटवीन इंटरफेयर करते हैं, ना उस्मान की समझ आती है ना आयशा की समझ आती है। नहीं, तो मैं ड्यूरिंग लेक्चर नहीं बोली, मैंने जस्ट लेक्चर के स्टार्ट में बोला है और लेक्चर के लास्ट में बोला है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं जस्ट उनकी एक हेल्पर हूँ और मैं टीचर नहीं हूँ। चलें, थैंक यू। मैंने उनको ड्यूरिंग क्लास मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। जी उस्मान भाई, नदीम ने हैंड रेज किया हुआ है। यस जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक रिक्वेस्ट ही करनी थी, क्या हमें इस कोर्स की आउटलाइन मिल सकती है कि हमने 2 मंथ में ये करना है, या वीकली वाइज हमें ये 5 टॉपिक है, 5 दिन में हमने ये करने हैं, और मेरा मतलब है कि हम उसी टॉपिक के रिलेटेड ना फोकस रहे हैं उसमें, कि आगे से इधर से एक टॉपिक भी जाता है पेप्स पे आते हैं या यूएस में दूसरे में चले जाते हैं, तो बस टॉपिक ना वो एक ही रहे जिसमें मतलब सारी लिंक हो, जो क्लियर हो, बंदे को पता चले कि हमने यही पढ़ना है और यही आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर वो चलेगा, उसके साथ लिंक होगा। कोई आउटलाइन कोई ऐसी मिल जाए तो बेहतर होगा। जी नदीम भाई, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। इंशाल्लाह जो है ना ये आपको आउटलाइन जो भी है वो मैं आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, वो मिल जाएगी नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? लगता है सब ओके है। जनफर भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो? मुझे कुछ नहीं पूछना, तकरीबन समझ आया है बात ना। सर उस्मान की बात मैंने कॉपी पे भी लिखी है पेपर्स के हवाले से, और तकरीबन मुझे काफी हद तक समझ आई। चलो जी मैम साजिदा, कोई आपका क्वेश्चन है तो कर लें, बाकी आप वीडियो देखें, जो समझ में ना आए तो वो जो है ना वो कल की क्लास में जो है ना, कल तो नहीं, अब नेक्स्ट क्लास जो है वो परसों होगी, वेडनेसडे को, यानी कि एक दिन छोड़। हाँ उस्मान भाई, आप बताएं कल रखनी है या फिर कैसा करना है? या फ्राइडे ऑफ करेंगे। फ्राइडे ऑफ करेंगे। कल का लेक्चर नहीं, कल का लेक्चर भी हमारा तकरीबन मोर देन 1 आवर का होगा, और कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, कल भी क्लास होगी। ठीक है, कल 12 होगी। फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं होगा, तो फ्राइडे को किसी और को जो है ना वो हैंड ओवर करेंगे। नहीं फिलहाल तो अभी किसी को नहीं करेंगे, उस वक्त करेंगे जब यानी कि जो है ना ये
बेसिक क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद मुख्तलिफ सेटिंग के ऊपर जैसे हम करते हैं ना, वो फिर बाद में हम किसी का स्पेशल रखेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो है बेसिक हम क्लियर करने तक जो है ना वो आपने ही करना है, उससे पहले हम किसी को ऐड नहीं करेंगे। थर्सडे से पहले ऑफ नहीं करेंगे, फ्राइडे का ऑफ करेंगे, थर्सडे तक गैप नहीं करेंगे, गैप करेंगे तो ये चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। ओके तो ठीक हो Thursday तक गया, चला गया। ठीक हो गया। बाकी मैं आपको एक फाइल भेजूंगा कन्वर्जन यूनिवर्स के नाम से, वो सबको जो है ना वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके हो गया, ठीक है फिर ओके आप क्लोज करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।